वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं चक्रव्यूहम। मूवी की शुरुआत में हमें इंस्पेक्टर सत्या को दिखाया जाता है, जो बताता है कि इतने सालों के करियर में मैंने कई सारे केसेस को देखे हैं, लेकिन ये केस बाकी केसेस से काफी ज्यादा अलग है। इसके साथ ही सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम संजय नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि अपनी ऑफिस पार्टी से घर की तरफ आ रहा है। पर जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजा खुला है और अंदर जाने पर उसे अपनी बीवी श्री जमीन पर पड़ी मिलती है, जिसे किसी ने काफी बेरहमी से मार दिया होता है। इसके बाद वहां हम पुलिस को देखते हैं, जिनमें इंस्पेक्टर सत्या भी होता है। यहाँ पर इसी दौरान संजय का दोस्त शरथ भी आता है, जो उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश करता है। अब सब इंस्पेक्टर दुर्गा सत्या से बताती है कि जिसने भी श्री को मारा है वो शायद चोर था, क्योंकि घर से 5 लाख कैश और गहने गायब हैं। साथ ही उस खूनी ने यहाँ चारों तरफ लाल मिर्ची का पाउडर छिड़क दिया है, ताकि डॉग्स के जरिए हम इन्वेस्टिगेशन ना कर पाए। अब इतना जानने के बाद सत्या संजय से पूछता है कि आज सुबह जो भी हुआ वो सब मुझे बताइए। संजय कहता है कि आज श्री मेरे साथ एक पार्टी में जाने वाली थी, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने जाने से मना कर दिया, इसलिए मुझे अकेले ही जाना पड़ा। जिसके बाद जब मैं वापस आकर देखा तो ये सब कुछ हो चुका था। आगे सत्या के पूछने पर संजय बताता है कि शरथ मेरा दोस्त है। बल्कि रही बात श्री की, तो उसकी माँ शकुंतला ने श्री के बचपन में ही दूसरी शादी कर ली थी और फिर उसके पिता श्रीकांत की भी मौत हो गई। श्री को उसके दादाजी ने बड़ा किया था, मगर कुछ महीने पहले वो भी गुजर गए। मैं और श्री दोनों ही एक तरह से अनाथ हैं। अब यहाँ ऑफिसर संजय से कहता है कि आपको हम जब भी पुलिस स्टेशन बुलाएं तो आपको आना पड़ेगा। इस बात पर शरथ उस पर भड़क जाता है, तो सत्या रौब से बोलता है कि मैंने जिसे जब भी पुलिस स्टेशन बुलाया है तो वो आता ही है और तुम्हें भी आना होगा। अब इस बात पर शरथ डीसीपी को कॉल कर देता है, जिसके बाद डीसीपी सत्या को काफी फटकार लगाते हैं और सत्या वहां से बाहर चला जाता है। फिर वो दुर्गा से कहता है मैं पूछताछ ही तो कर रहा था, इसके लिए डीसीपी को कॉल करने की क्या जरूरत पड़ गई। फिलहाल वो दुर्गा से कहता है कि इस कॉलोनी के सारे सीसीटीवी फुटेज मुझे ला कर दो और देखो कि इस बिल्डिंग से बाहर निकलने के कितने रास्ते हैं और ऐसे कौन से रास्ते हैं जिनमें से किसी में भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। साथ ही श्री, शरथ और संजय के पिछले एक एक कॉल रिकॉर्ड्स की जानकारी मुझे दो। अब अगले दिन संजय को हम शरथ के घर में देखते हैं, क्योंकि उसका घर तो अब एक क्राइम सीन बन गया है। यहाँ पर इनके साथ इनका मैनेजर मलिक भी होता है। दरअसल संजय, शरथ और श्री ने मिलकर इस नई कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत की थी। मलिक को पुलिस स्टेशन से फोन आता है और उसको वहाँ पूछताछ के लिए जाना पड़ जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में दुर्गा सत्या से बताती है कि क्राइम सीन में हमें 3 लोगों के फुटप्रिंट्स मिले हैं। साथ ही श्री को चाकू से भी छोटे हथियारों से मारा गया है और कॉल रिकॉर्ड्स में देखने में पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से श्री और शरथ की लगातार बातें हो रही थी। अब ये बात सुनकर सत्या सोचने लगता है कि हो सकता है श्री और शरथ का अफेयर चल रहा हो, जिसके बारे में कल संजय को पता चल गया और उसने मौका देकर श्री की जान ले ली। साथ कुछ पैसे और गहने गायब करने के साथ वहाँ लाल मिर्ची पाउडर भी फैला दिया, ताकि ये सब एक चोरी लगे। इसी बीच वहाँ पर श्री की नौकरानी लक्ष्मी और मलिक आते हैं। अब दुर्गा के पूछने पर लक्ष्मी बताती है कि वैसे तो संजय और श्री एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके बीच पैसों को लेकर पता नहीं क्यों लड़ाई होती रहती थी। वो बताती है कि उस दिन श्री संजय से कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलोगे। मुझे पैसों के पीछे भागने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन पैसों ने ही मेरे पेरेंट्स को मुझसे छीन लिया। जवाब में संजय बोलता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और सुबह शाम मुझे सिर्फ पैसे ही दिखाई देते हैं। और तभी उनके इस झगड़े को लक्ष्मी ने सुन लिया था। यहाँ लक्ष्मी की इस बात को सुनकर मलिक कहता है कि संजय सर ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि जब मेरी माँ का ऑपरेशन होने वाला था तब उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए यूं ही दे दिए। यहाँ लक्ष्मी से जब सत्या उसके पति रामू के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो तो कल से घर पर आए नहीं। इसलिए सत्या दुर्गा से रामू को ढूंढने निकलने के लिए बोलता है, क्योंकि अब सत्या को शक हो रहा होता है कि हो ना हो ये कांड रामू और लक्ष्मी ने पैसों और गहनों के लिए मिलकर किया हो। अब इन दोनों के जाने के बाद सत्या के पास श्री का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि ये खून किसी पतली चीज से किया गया है और साथ ही ये खून चोरी के इरादे से नहीं, बल्कि गुस्से और बदले की भावना से किया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम संजय को देखते हैं, जो कि अपनी बीवी की बॉडी का अंतिम संस्कार करता है और उस दौरान उसे श्री के साथ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं, जिनमें से एक इंसिडेंट उसे बार बार याद आता है, जब एक अनजान लेडी का श्री को कॉल आया था, जिसके बारे में पूछने पर श्री ने बताया था कि शहर के बाहर मेरे दादाजी की जो जमीन थी, जो कि उन्होंने मेरे नाम कर दी थी, उस जमीन को मैं अब एक ओल्ड एज होम को दान करना चाहती हूँ, क्योंकि अब वो रहे नहीं। इस बात को सुनकर संजय श्री से उस जमीन का दाम पूछता है, तो श्री कहती है कि सारी जमीन मिलकर 50 करोड़ की है। और यहाँ इस दाम को सुनते ही संजय श्री के ऊपर भड़क पड़ता है कि तुम जानती भी हो कि ये जमीन कितना प्रॉफिट दिला सकती है हमको, और तुम
50 करोड़ की जमीन यूं ही दान कर दोगी? यहीं पर पैसों को लेकर दोनों के बीच बहस हुई थी और उस समय इसे लक्ष्मी ने सुन लिया था। उस दिन के बाद से ही संजय श्री से बात भी नहीं कर रहा था और साथ ही हम ये भी जान पाते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से श्री माँ भी नहीं बन सकती थी। इसी के साथ अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि संजय किसी से मिलने आया होता है पर वो वहां नहीं होता, इसलिए संजय उस जगह से चला जाता है। इधर सत्या भी दुर्गा के साथ शकुंतला से मिलने के लिए आता है, जो पूछने पर बताती है कि वैसे तो श्रीकांत काफी अमीर था, लेकिन अक्सर वो नशा करके मुझे मारा पीटा करता था, जो सब कुछ मैंने 10 साल बर्दाश्त किया। लेकिन उसके बाद मैं उस आदमी को और झेलना नहीं चाहती थी, इस कारण से मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने अपने साथ श्री को भी ले जाना चाहा, पर वो अपने दादाजी के साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैंने श्रीनिवास से शादी कर ली। और वो तो श्रीकांत से भी आगे निकला। वो नशा करने के साथ और भी गलत काम किया करता था। उसी ने मुझे श्री की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के बारे में बताया ताकि मैं श्री से वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकूं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद सत्या शरद से पूछताछ करने के लिए जाता है, जो कि पिछली बार की तरह सत्या से ठीक से बात तक नहीं करता। दूसरी ओर जब पुलिस श्रीनिवास को पकड़ने के लिए जाती है तो उसे वहां पर रामू भी मिल जाता है, इसलिए वो दोनों को ही पुलिस स्टेशन लेकर आती है। इसी बीच पुलिस स्टेशन में सत्या ने संजय को भी बुलाया होता है। वो संजय को उसकी वीडियो दिखाते हुए सवाल करता है कि किससे मिलने के लिए गए थे, जल्दी बताइए। फिर संजय उसे बताना शुरू करता है तो हमें पता चलता है कि जब संजय और श्री कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक बूढ़े और गरीब आदमी को देखा। उसे देखकर श्री उसे कुछ खाने के लिए देने गई, जिस दौरान वहां पर 4 लफंगे खड़े हो गए थे। उनमें से एक रवि नाम का गुंडा था, जो कि श्री के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, जिसे ऐसा करता हुआ देखकर संजय ने उसको बहुत मारा भी। संजय को शक था कि कहीं रवि ने ही श्री को मार न दिया हो, इसलिए संजय उस समय उसी को मारने के लिए गया था, लेकिन वो वहां पर था नहीं। अब संजय के जाने के बाद सत्या को रामू से पता चलता है कि उस दिन रामू लक्ष्मी को लेने के लिए श्री के घर गया था, जिस दौरान उसने श्री की लाश देखी और डर के मारे वो वहां से भाग खड़ा हुआ। इधर श्रीनिवास सत्या के पूछने पर बताता है कि मुझे श्री की प्रॉपर्टी के बारे में न्यूज़पेपर के जरिए पता लगा। इसी दौरान दुर्गा सत्या को श्री की कॉलोनी का एक फुटेज दिखाती है, जिसमें मर्डर के समय रवि वहां पर देखा गया था, जिस कारण पुलिस रवि को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाती है, जहां पहले ही किसी ने रवि को मार दिया होता है। साथ ही वहां पर पुलिस को एक पेपर कटर मिलता है, जिससे श्री को भी मारा गया था, और वो चोरी हुए पैसे और गहने भी मिलते हैं। इन सबको सत्या जांच के लिए फॉरेंसिक में भिजवा देता है, जहां से फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि उस पेपर कटर में संजय के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। मतलब कि संजय ने रवि को अपनी बीवी की जान लेने की सुपारी दी थी और फिर उसने रवि को भी मौका देकर मार दिया। अब अपनी इस थ्योरी को साबित करने के लिए सत्या सीधे जाकर संजय को अरेस्ट कर लेता है। पुलिस स्टेशन जाने के दौरान संजय सत्या से कई बार कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। अब यहाँ ये देखकर पुलिस उसकी बातों पर विश्वास करती नहीं। संजय गाड़ी से खुद भाग जाता है, जिस दौरान पुलिस भी उसके पीछे होती है। पर इसी बीच संजय पुलिस को चकमा देने के बाद किसी दूसरे के फोन से कॉल करके शरद को बताता है कि पुलिस ने मेरे पीछे पूरी फोर्स लगा दी है। उन्हें लगता है कि मैंने श्री को मारा है, इसलिए तुम हमारे कैबिन में लगे सीक्रेट कैमरा की फुटेज चेक करो, उसमें से शायद तुम्हें कुछ सबूत मिल जाए। अब क्योंकि उस सीक्रेट कैमरा की फुटेज संजय के फोन में भी अवेलेबल रहती थी, पर संजय ने फोन को चार्ज पे लगा दिया था, इसलिए वो अपना फोन लेकर नहीं आता। इसी बीच वहाँ संजय पर पीछे से कोई वार करता है, और जब संजय पीछे मुड़ता है तो ये कोई और नहीं बल्कि मलिक है। मलिक तो संजय को मार डालना चाहता है, लेकिन मलिक को भी पीछे से कोई मारने की कोशिश करता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि इन्हीं के ऑफिस में काम करने वाली लड़की शिल्पा होती है। यहाँ शिल्पा ने मलिक को लगभग मार ही दिया होता है, लेकिन उसी दौरान वहाँ सत्या पहुंच जाता है और फिर वो तीनों को अरेस्ट कर लेता है। दरअसल जब सत्या संजय का पीछा कर रहा था तो उसे पता लग गया था कि मर्डर वाले दिन शरद और रवि का फोन उसी लोकेशन पर था, इस कारण उसका शक शरद पर भी था। इसलिए सत्या उसे अरेस्ट करने ऑफिस पहुंचा तो वहां उसे पार्किंग के सीसीटीवी में एक कार के पास संजय दिखाई दिया था, और जब सत्या उस जगह पहुंचा तो संजय वहां से जा चुका था और कार में उसे शरद की लाश मिली थी। अब संजय से इस बारे में पूछने पर वो सत्या को अपने फोन में एक वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर सत्या एकदम से हैरान रह जाता है। इसलिए अब वो जाकर मलिक और शिल्पा से पूछता है, जिस पर शिल्पा उसको बताना शुरू करती है कि जब से मैंने संजय सर को देखा तब से मैं उन्हें पसंद करने लगी, जबकि मुझे पता था कि वो शादीशुदा है, इसलिए मैं श्री को अपने रास्ते से हटाकर संजय को हासिल करना चाहती थी। अब बताते हैं कि एक रात जब संजय ज्यादा देर होने की वजह से शिल्पा को छोड़ने के लिए उसके घर गया तो उस दौरान दोनों ने काफी बातें भी की। साथ ही साथ संजय ने प्रोजेक्ट की कामयाबी की खुशी में शिल्पा को एक फोन भी गिफ्ट किया। फिर अगले दिन जब संजय
शिल्पा को पिकअप करने के लिए उसके घर आया तो शिल्पा ने उसे कॉफी पिलाने के बहाने उसे घर के अंदर बुला लिया, जिस दौरान शिल्पा ने हर वो कोशिश की कि संजय बहक जाए, लेकिन संजय वहां से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद शिल्पा ने मलिक को भी अपने जाल में फंसाया और एक रात उसके साथ फिजिकल हो गई। पर मलिक इतना बेवकूफ नहीं था, वो शिल्पा से पूछ बैठता है कि मैं पिछले 2 साल से तुम्हारे पीछे पड़ा था, तब तुमने मुझे घास तक नहीं दी और आज अचानक ये सब, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो, साफ साफ बताओ। इस पर शिल्पा कहती है कि मैं संजय से प्यार करती हूँ, इसलिए तुम श्री को मारने में मेरी मदद करो, जिसके बाद मैं और संजय एक हो जाएंगे और मेरा साथ देने के लिए मैं तुम्हें संजय के पैसे देती रहूंगी। शिल्पा के इस प्लान को सुनकर मलिक उसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। वो रवि के पास जाकर उसको एक पेपर कटर देता है और कुछ पैसे भी देता है ताकि वो श्री को रास्ते से हटा पाए। अब जिस दिन संजय पार्टी में गया था उस दिन मलिक किसी बहाने से श्री के घर के अंदर घुस आया और उसने रवि को भी अंदर घुसाकर श्री का काम खत्म करवा दिया। फिर रवि ने श्री को बेरहमी से मारने के बाद घर में पड़ा सारा पैसा और सोना भी चुरा लिया। फिर उसने सारा मिर्ची का पाउडर डाला और वहां से चला गया। मगर जब मलिक को लक्ष्मी के साथ पुलिस ने बुलाया था तो उसने पुलिस की ये बात सुन ली थी कि उन्हें कॉलोनी में एक सीसीटीवी कैमरा मिल गया है। इस कारण वो शिल्पा के साथ रवि से मिलने गया और उसने कहा कि पुलिस तुमको पकड़ सकती है, इसलिए तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। लेकिन यहाँ रवि तो मलिक की बात ना मानकर उल्टा संजय को भी रास्ते से हटाने की बात करता है, जिसे सुनते ही शिल्पा यहाँ रवि की ही जान ले लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब पुलिस ने संजय को अरेस्ट किया था तो उस वक्त वहाँ शिल्पा भी मौजूद थी, इसलिए उसने तुरंत मलिक को फोन करके पूछा कि आखिर इन सब में संजय कैसे फंस गया। इस पर मलिक शिल्पा को ऑफिस में बात करने के लिए बुलाता है, लेकिन जब शिल्पा वहाँ पहुंचती है तो उसी दौरान संजय ने शरद को कैबिन का सीसीटीवी चेक करने के लिए बोला था, जिसे चेक करने पर शरद को पता चला कि श्री की मौत के एक दिन पहले मलिक ने उनके कैबिन से उस पेपर कटर को चुरा लिया था, जिसे अक्सर संजय इस्तेमाल करता था। यही कारण है कि पुलिस को उस पेपर कटर में संजय के फिंगरप्रिंट्स मिले और यही वीडियो संजय ने अपने फोन में सत्य को भी दिखाई थी। फिलहाल इधर जब सच्चाई का पता लगने पर शरद ने मलिक को कॉल करके धमकी दी तो मलिक ने वहां उसकी भी जान ले ली। इसके बाद संजय वहां आया और जब उसे शरद की लाश मिली तो उसको अपने फोन की याद आई, क्योंकि उसे बेगुनाह साबित करने का अब यही इकलौता सबूत बचा था। इसके बाद की कहानी तो हम जानते ही हैं। ये सब मलिक ने इसीलिए किया क्योंकि वो शिल्पा को चाहता था और शिल्पा संजय को प्यार करती थी। इन दोनों को जेल में बंद करके पुलिस संजय को छोड़ देती है। बाकी बात की जाए श्री की मौत के दिन की, तो शरद की मोबाइल का सिग्नल वीक क्यों बता रहा था? तो असल में मलिक को एक बार शरद ने एक सिम लाने के लिए बोला तो मलिक ने शरद की आईडी पर 2 सिम लिए, जिसके बाद उसने जानबूझकर पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए उस दिन उस सिम का इस्तेमाल किया। वहीं संजय के वहां से जाने के दौरान दुर्गा सत्या से सवाल करती है कि आखिर इंसान पैसों के लिए क्या क्या कर सकता है। सत्या उससे कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, लोग तो पैसों के लिए अपने माँ बाप, रिश्तेदार और भाई तक को नहीं छोड़ते। इस कलयुग में कुछ माता पिता भी अपने बच्चों को पैसों के लिए छोड़कर दूसरों के साथ चले जाते हैं। उन्हें सिर्फ अपने भविष्य की फिक्र होती है, ना कि अपने बच्चों की। पैसा इंसान से कुछ भी करवा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ये लोग पैसों को लेकर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह हमें अगले सीन में पता लगती है, जहां हम 3 महीने के बाद का समय देखते हैं और यहाँ हम संजय को 3 तरह के पेपर्स के साथ देखते हैं, जिनमें से एक श्री के इंश्योरेंस पेपर और दूसरा शरद के इंश्योरेंस पेपर। ये दोनों ही 25-25 करोड़ के होते हैं। साथ ही संजय के पास श्री की उस 50 करोड़ वाली जमीन के पेपर्स भी मौजूद होते हैं। इन सबको मिलाकर करीब उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है और इन्हें पाकर संजय काफी खुश होता है, भला हो भी क्यों ना। इसी के साथ कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम संजय को एक बिल्डर के अंडर काम करते हुए देखते हैं। इसी बीच उस बिल्डर से मिलने के लिए शरद आता है। संजय शरद को देखकर उससे अच्छी दोस्ती बना लेता है। फिर शरद ही एक दिन उसे श्री के घर लेकर जाता है, जहाँ संजय की मुलाकात श्री और उसके दादाजी से होती है। दरअसल शरद श्री को अपनी बहन की तरह मानता था और वो फैमिली फ्रेंड्स भी थे। संजय ने जब श्री के दादाजी को देखा तो उसे लगा कि उसने कहीं उन्हें देखा तो है। ये सोचकर वो पुराने पेपर्स में उन्हें ढूंढने लगा, जिसमें से उसे 50 करोड़ की जमीन के बारे में पता चला, जो कि फ्यूचर में श्री की होने वाली थी। इसीलिए संजय श्री को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगा और उससे शादी भी की। मगर जब उस 50 करोड़ की जमीन की बात सामने आई तो संजय को पता लगा कि श्री तो ये जमीन दान में देना चाहती है। तो उसने एक मास्टर प्लान बनाया। उसने एक आदमी की मदद से श्री और शिल्पा को मोबाइल गिफ्ट किया। दरअसल एक आदमी की मदद से संजय ने इन दोनों के फोन्स के अंदर एक ऐसा बग इस्तेमाल करवाया था
जिससे उनकी सारी बातें वो सुन सके। अब संजय को इस बात का पता था कि शिल्पा उसे पसंद करती है, इसलिए उसने शिल्पा को जानबूझकर अपनी बातों के जरिए उकसाया। जैसे जब उस दिन वो शिल्पा को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था तो उसने बातों ही बातों में शिल्पा से कहा कि काश मैं श्री से पहले तुमसे मिला होता तो कितना अच्छा होता। उसकी इन्हीं बातों की वजह से शिल्पा ने यह कदम उठाया, जिसके इस प्लान के बारे में फोन के जरिए संजय को सब कुछ पता चल रहा था। यही कारण था कि उसने पार्टी के पहले श्री को कॉफी में कुछ मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई और वो संजय के साथ पार्टी में नहीं गई, जिससे मलिक को रवि के जरिए श्री को मारने का मौका मिल गया। यहाँ संजय एक चक्रव्यूह रचकर बिना किसी को मारे इनडायरेक्ट तरीके से ये क्राइम कर दिया था। अब प्रेजेंट समय में जब संजय अपनी गाड़ी में उन पेपर्स को देखते हुए जा रहा होता है तो एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी गाड़ी को ठोककर मार देती है, जिस एक्सीडेंट की वजह से संजय की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। यहाँ ट्रक से एक आदमी उतरकर किसी को फोन लगाकर कहता है सर काम हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि उस आदमी ने असल में सत्या को फोन मिलाया था, क्योंकि सत्या को उसी आदमी के जरिए संजय के प्लान के बारे में पता चल गया था जिसने शिल्पा और श्री के मोबाइल में बग डाला था। अब क्योंकि संजय इस गुनाह को कोर्ट के सामने तो साबित कर नहीं सकता था, साथ ही पैसे आने के बाद कोई भी बच सकता है, इस वजह के कारण सत्या ने एक कदम उठाया खुद से न्याय दिलाने का और संजय को उसने ये सजा दी। इसी के साथ दोस्तों ये चक्रव्यूह मूवी होती है खत्म। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।